खान साहब के पास बिल्कुल एक बयानिया है, वो गलत है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन एक बयानिया है, दूसरी साइड के पास बयानिया नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़े एग्रेसिव मोड में है, खास तौर पे जो उनकी ऑडियो लीक्स के ऊपर। पिछले 6 महीनों ने ये प्रूव किया मेरी नज़र में कि वो पॉपुलिस्ट भी हैं और वो टोटलिटेरियन या अथॉरिटेरियन पॉपुलिस्ट है। मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई, वो इसलिए कि वो थोड़ी सी भी मात लेते हैं तो वो सिर्फ एक स्टेप पीछे हो जाता है, उसके बाद वो 2 स्टेप्स आगे निकल जाते हैं। आपके ख्याल से द हाउस ऑलवेज विन, द हाउस विल ऑलवेज विन, द एम्पायर ऑलवेज विन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 6 महीने के बाद आपकी खिदमत में फिर से औरत कांड आ गया है। ये 6 महीने हम कहाँ थे? आप लोगों को पता है मैंने एक बड़ा मज़ेदार थ्रेड पढ़ा था कि हम कहाँ थे, तो ये लिफाफे ले रहे थे। नहीं, करीब करीब वो हम ले चुके थे। तो मैंने एक थ्रेड पढ़ा, उसमें ये था कि किसी ने एक इंसाफी ने लिखा हुआ था कि ये देखिए ये कहाँ गई हैं, ये बोल नहीं रही। कोई ऐसा मौका था जिसपे हमारी आउटरीच एक्सपेक्टेड थी, हमने इम्पोर्टेंट ही बहुत है तो उन्होंने कहा कि, तो उसमें किसी और ने लिखा कि वाकई इन्होंने तो अप्रैल से कोई वीडियो भी नहीं अपलोड की। तो उस पर फिर बाकी इंसाफीज ने कहा कि उनका मकसद जो पूरा हो गया, जिस काम के लिए उन्हें जमा किया गया था वो काम हो गया, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। वो हमारे इसीलिए हमें जमा किया गया था, यू अंडरस्टैंड। देखिए अपनी इंपॉर्टेंस तो क्योंकि हमारा वो मकसद पूरा हो गया है तो हम फिर 6 महीने के लिए गायब हो गए। अच्छा ये खैर एक अलग बात है, हम काफ़ी बिजी हो गए हुए थे और 1-2 केसेस में हम लेजी भी हो गए हुए थे और फिर हम डिस्कशंस करते रहे और बात करते रहे और उसके बाद फिर फाइनली सबने डिसाइड किया कि हमने टाइम निकाल के फिर से करना है क्योंकि हमें मज़ा बहुत आता था। तो वी आर बैक और अब हम इंशाल्लाह मंडे को 7 बजे आपके साथ होंगे, हर मंडे को। तो आज हम 6 महीने बाद जो आ रहे हैं तो इसके अंदर हमने सोचा कि हम ये बात करें कि ये जो 6 महीने में ज़लज़ले और तबाहियाँ आती रही, तो और जो आज हो रही है सिचुएशन और जो कल होगी सिचुएशन, क्या फ्यूचर में होगा, तो हम ये डिस्कस करें। तो इसमें सबसे पहले बात तो ये कि अगर आप सबको याद हो कि मैंने एक एपिसोड में कहा था, बिल्कुल मेरा ख्याल है इसके करीब ही, कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होना। फूल ने कहा था, आपने पेटल्स के साथ किया था, फूल ने भी झूठ साइंटिफिक आपका मेथड था। तो मैंने भी कहा था कि इस अपोजिशन में दम खम नहीं है, मैं गलत थी। तो खैर हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो भाई अब 6 महीने बाद बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रही सिचुएशन, वी कुड नॉट प्रिडिक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ फ्यू प्रिडिक्शंस डिड कम ट्रू। अब 6 महीने बाद हु इज द विनर एंड हु इज द लूजर टुडे? बताइए, मैंने आप लोगों पे डाल दिया। बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो क्या 5 महीने हुए हैं, तो इस वक्त अभी तो विनर आपको इमरान खान साहब ही लग रहे हैं और पीटीआई लग रही है, क्योंकि उनकी मकबूलियत भी बहुत बढ़ गई है। इलेक्शन पे इलेक्शन वो जीतते जा रहे हैं, अभी पंजाब में भी बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अभी वो 12 सीटों पे हो रही हैं जिनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो ही जीतेंगे। तो इस वक्त तो अभी वो विनर लग रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। अभी अगर इलेक्शन अगले साल होते हैं अपने टाइम पे, जो अक्टूबर या सितंबर का वक्त है, तो फिर कोई पता नहीं कि मकबूलियत जो है वो किधर होगी। क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से, मेरे लिए तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इमरान खान साहब के पास बिल्कुल एक बयानिया है, वो गलत है, वो तो हमें सबको पता है, लेकिन एक बयानिया है, दूसरी साइड के पास बयानिया नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के पास कोई क्लियर प्लान नहीं है, एक ही कार्ड रह गया उनके पास और वो है लॉन्ग मार्च। उसको एक दफ़ा खेल देंगे, उसके बाद क्या होगा मेरे ख्याल से उनको भी नहीं पता। तो ये एक बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन है उनके लिए। So you think he is the winner, but at the moment, but आगे का नहीं पता। आगे का नहीं पता। देखो, अगर लॉन्ग मार्च जो है, अगर उन्होंने की, जो आप कह रहे हैं आखिरी पता है, तो लॉन्ग मार्च किसी ग्रीन सिग्नल के बगैर नहीं होगा। और वो ग्रीन सिग्नल आपको पता है कि इमरान खान साहब इस तरह की जब डिसीजंस लेते हैं तो वो फिर ग्रीन सिग्नल कहीं ना कहीं से आता है तो ही वो करेंगे। और इसी वजह से जो उन्होंने न्यूट्रल्स को भी इतना कभी आड़े हाथों लेते हैं, फिर बैक ऑफ कर जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं सच बोल नहीं सकता और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। मुलाकातों का जब उनसे पूछा जाता है तो कॉन्टैक्ट्स भी रहते हैं। तो इसलिए जो कॉन्टैक्ट्स की वजह ये है कि बिकॉज वो जेन्युइनली ये बिलीव करते हैं कि हुकूमत में आने के लिए सिर्फ एक अवाम का जो मकबूलियत है, क्योंकि अगर जिस तरह आपने कहा कि मकबूलियत तो उनकी इस वक्त एक्चुअली पीक के ऊपर है ना, पीक पॉपुलैरिटी है। पंजाब बाई इलेक्शन तो एक चीज़ है, ओवरऑल भी अगर देखा जाए, लेकिन उनको लगता है कि हुकूमत में आने के लिए न्यूट्रल्स की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी नॉड के बगैर वो हुकूमत में आ नहीं सकते। इसलिए वो बार बार जो है इस तरह की बातें करते हैं। जहाँ तक नताशा ये है कि
विनर कौन है क्या नहीं है, वो तो बिल्कुल ये बात सही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, बल्कि एक्चुअली थोड़ा सा उससे पहले जब इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया कि अब तो कामयाब होना ही होना है, देयर इज़ नो वे कि वो बच सकते हैं, तो फिर उन्होंने उसी वक्त एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। और उस बयानिए को मेरे ख्याल में जो उस वक्त की अपोजिशन पार्टी जो आज हुकूमत में है उनको भी नहीं समझ आई, और जो न्यूट्रल्स हैं उनको भी नहीं समझ आई कि ये इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। वो जिस तरीके से कर रहे थे वो उसका कोई असर नहीं हुआ, और ख़ान साहब की मकबूलियत बढ़ती भी गई, और बल्कि इस हद तक अब तो बढ़ गई है कि हुकूमत के जो लोग हैं, जो हुकूमती पार्टीज़ हैं, वो भी इस मकबूलियत से खासी परेशान है। अगर आप प्राइवेटली उनसे बात करते हैं तो इसीलिए जो अर्ली इलेक्शंस की बात तो यही है कि या तो ये पीडीएम की जमातें कहती है कि फ़ौरन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उसी महीने के अंदर, यानी कि अप्रैल के अंदर अगर असेंबली डिज़ोल्व कर दी जाती नेशनल असेंबली, और फिर जो है इलेक्शन सारे बात करके कंसेंसस बना के इलेक्शंस कॉल कर दिए जाते, तो वो एक अलहदा बात है। हमने देखा कि इवन लॉन्ग मार्च की कॉल से, मे वाली लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले तक नून ने बाद में एडमिट भी किया पब्लिकली भी कि हम तो हुकूमत डिज़ोल्व करने जा रहे थे अगर ये डेट ना देते इमरान खान साहब। तो ये चीज़ें उन्होंने की, लेकिन अर्ली इलेक्शंस इस वक्त तो बिल्कुल भी सूट नहीं करते किसी भी जमात को, पीडीएम की जो जमातें हैं, और जब वो अपने वक्त पे होंगी उसमें भी बहुत से मुहर्रकात शामिल हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। जिस तरह जब बाई इलेक्शन भी पंजाब के हुए थे, वो उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, खाली ये नहीं था कि इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं तो इसलिए, उसमें इन्फ्लेशन थी, उसके अंदर जो पीटीआई के अंदर चीज़ें वो कैंडिडेट्स के अलावा कोर्ट के अंदर भी चीज़ें चल रही थी, 63A के ऊपर भी जिस तरह से वो हो रहा, तो बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली उस वक्त, तो अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो एक सोच है और मुस्लिम लीग नून में ख़ास तौर पे ये पाई जाती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फ़ौरन बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए थी, मैं इससे वैसे इतना इत्तेफाक नहीं करती पूरी स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम उनके पॉइंट ऑफ मुस्लिम लीग नून की थी भी नहीं, ये मियां नवाज वही मैं कह रही हूँ ना, एक सोच थी एक मुस्लिम लीग नून में कि उसके फ़ौरन बाद ही इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। देखें, अगर इसको लॉजिकली देखें तो अप्रैल में हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके 3 महीने तो लग जाते हैं, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, फिर 3 महीने, मतलब अगस्त जुलाई में जाके इलेक्शंस होते। अगस्त और जुलाई में अगर जाके इलेक्शन होते तो तब तक आपके मुल्क पे सैलाब भी आ चुके होते, आपकी मईशत का यही हाल होता, तब तक इमरान खान साहब ये बयानियाँ बना चुके थे, वो तो मार्च में बना चुके थे, तो सिचुएशन आपकी वहीं की वहीं ही होती ना। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन तब लड़ सकते थे ना, मरियम नवाज इलेक्शन लड़ सकती थी, तो मुझे नहीं समझ आती कि उनको क्या ऐसा फायदा होता है जो उनको 12 महीने बाद जाके इलेक्शन में नहीं उसमें जो नून लीग के जो इस हक में थे कि इलेक्शन अगर जल्दी हो जाए, तो खैर देखें फ्लड्स का तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, वो तो सबके इस हद तक जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई है, ये तो दुनिया के लिए भी एक शॉकिंग चीज़ है ना, सरप्राइजिंग। तो फ्लड्स तो किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा था, वो ये समझते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी फिर वे आउट मिलनी थी आने की, ये नहीं कि उनके केसेस वगैरह की बात नहीं करी, लेकिन एटलीस्ट कैंपेन वो लीड करते। और उसमें उनका ये था कि हम IMF के पास तो जाते ही ना, जो भी निगोसिएशंस करनी थी वो केयर टेकर हुकूमत ने करनी थी। आपको याद होगा कि उस वक्त केयर टेकर्स में नाम आ रहे थे हफीज़ शेख साहब के, उनको प्रोटोकॉल भी मिले, उनका नाम भी आ रहा था उसके अंदर उस वक्त। तो ये वो यही था कि वो एक टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट होगी वो बैठकर निगोशिएट भी करेगी, वो मुश्किल फ़ैसले भी लेगी, और उसका जो भी इकॉनमी पे इम्पैक्ट आएगा वो नून पर तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो 10 दिन 20 दिन महीने के लिए अगर गवर्नमेंट में पीडीएम एक आई भी थी, और वो उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म जो चीज़ें करके तो उन्होंने चले जाना था, तो इस वजह से ये वाला ब्रंट वो ना लेते जो पंजाब के बाई इलेक्शन में इन्फ्लेशन की वजह से उनके ऊपर आया है। और फिर उनकी इनफाइटिंग भी आपने देखी है, जो मिफ्ता साहब, डार साहब, और वो जो सारा उनका एक चल रहा था बड़ा पब्लिकली भी, तो ये चीज़ें भी खैर काफ़ी हुई हैं। बट असल चीज़ ये है कि अगले जो इलेक्शंस की बात है ना, अगर वो अपने टाइम पे यानी अगस्त के बाद कॉल करते हैं, अगस्त 2023 के बाद, तो उसके बाद क्या उससे पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कन्विक्शन ओवरटर्न होती है, क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि अब तो 62(1)(f) के ऊपर भी इतनी डिस्कशन डिबेट हो रही है कि ड्रैकोनियन है, और ये मैं चाह रही थी इन 6 मंथ्स में कोर्ट्स भी बहुत इनकंसिस्टेंट और एक्टिव हैं, बहुत सुपर। छोटी सी बात उसमें वो कंप्लीट कर दूं कि अगर नवाज शरीफ साहब की ये चीज़ें होती और या अगर वो वैसे आ जाते हैं बुरी जमानत लेकर और उनको जेल नहीं जाना पड़ता, तो बिकॉज नून का ये है कि हम नवाज शरीफ साहब के बगैर इलेक्शन कैंपेन में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला से नवाज शरीफ कर सकते हैं, वो मरियम नवाज नहीं कर सकती, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, वो वाली चीज़ से। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर बात एक वोट भी उनका है और फॉलोइंग भी उनकी है, तो इसलिए मियाँ साहब का नून लीग के लिए वापस आना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी कि वो तब तक
फिर आपको अगर बजट भी मिल जाता है देने के लिए, जो एक अगर आप इलेक्शन बजट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में भी रिसेशन और ये सारी इकोनॉमी की चीज़ें किस तरह से चेंज होती है। खैर अगर तो वो आ भी गए वापस तो पता नहीं उनका बयानिया क्या होगा, मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनका भी क्या तब तक बनता है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़े एग्रेसिव मोड में है, खास तौर पे जो उनकी ऑडियो लीक्स के ऊपर और ये अमेरिका वाली वो भी हमने करनी है बात हैकर वाली, क्योंकि एक कैरेक्टर हैकर भी आ गया, कभी पहले नहीं आया। असल हैकर कौन है? हैकर कभी पहले हमारी हिस्ट्री में नहीं आया। रीमा, कोर्ट्स इतने एक्टिव क्यों हो गए? अच्छा, 6 months कोर्ट्स के से ज़्यादा आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स कि हमारे पास अब 6 महीने हैं। आई थिंक दैट्स इनफ टाइम कि हम देख सकें कि एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए जिसमें हम पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को समझ सकें, जान सकें। तो मेरा ख्याल है उसमें एक बहुत दिलचस्प तब्दीली आई है। जो अप्रैल का टाइम था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, आई फाइंड दैट टू बी अ डिसरप्शन। एक लिनियर काफ़ी हद तक आपकी ट्रजेक्ट्री चल रही थी, उसमें एक डिसरप्शन आई। अब वो पार्टीज़ के लिए अच्छी है, बुरी है, इलेक्टोरली कैसी है, पॉपुलैरिटी वाइज कैसी है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ कुछ इसमें फ्रेमवर्क्स होते थे। हम मज़हब को देखते थे, मजहबी जमातों को देखते थे, फिर ऑफ कोर्स सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को देखते थे, सिविलियन सुप्रेमेसी को देखते थे। अब मेरा ख्याल है एक और फ्रेमवर्क आया है हमारे पास, वो है पॉपुलिज्म का। और कुछ लोगों का डाउट था कि पीटीआई, इमरान खान साहब किस हद तक पॉपुलिस्ट हैं, क्या वो फैशिस्ट हैं, क्या वो अथॉरिटेरियन है। मेरा ख्याल है पिछले 6 महीनों ने ये प्रूव किया मेरी नज़र में कि वो पॉपुलिस्ट भी हैं और वो टोटलिटेरियन या अथॉरिटेरियन पॉपुलिस्ट हैं। जिस तरह का उन्होंने बयानिया बनाया, मेरा नहीं ख्याल आप उसको कह सकते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुल, वो हो सकते हैं शायद उनकी मकबूलियत को अगर आप देखें, लेकिन हिस्ट्री में, तारीख़ में सिर्फ इससे नहीं जज किया जाता लीडर्स को। और मेरा ख्याल है उनकी सियासत बहुत नफ़रत अंगेज़ है, डिवाइसिव है। उसने पाकिस्तान को बिल्कुल एक तरह से तोड़ के रख दिया है। और जिस तरह की नफ़रत अंगेज़ी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, आपस में, फैमिलीज़ में, ये बात होती थी, लेकिन उनके पास तब एंटी करप्शन का बयानिया फिर भी मुझे लगता है आइन के अंदर था, एक उसमें एक सेंस थी। अब उनका जो बयानिया है वो बिल्कुल झूठा है कि वो ताकत के लिए, वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने पॉपुलिज्म के लिए, ये दिखाने के लिए कि सिर्फ वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं ये जो ऑडियो लीक सामने आ रही है, उनके जो कोर सपोर्ट है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 2016 में कि मैं 5th एवेन्यू में खड़ा होकर किसी को गोली भी मार दूं, मेरे वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके वोटर्स के साथ शायद इस तरह की सिचुएशन है। और मैं हाना अरेंट को भी पढ़ी थी, जिस तरह वो टोटलिटेरियनिज्म को डिफ़ाइन करती हैं, जिस तरह ऑथर्स पॉपुलिज्म को डिफ़ाइन करते हैं, उसी तरह की प्रोपेगेंडा मशीनरी नज़र आ रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, किसी को परवाह नहीं है। अगर आप अपना मैसेज, जितना वो झूठ पे मबनी है, जितना वो नफ़रत अंगेज़ है, जितना वो कंस्पिरेसी थेरीज पे बेस्ड है, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए शायद भुट्टो के दौर में हमने देखी, लेकिन इस तरह की सोशल मीडिया के टाइम पे ग्लोबली भी हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है नया फ्रेमवर्क है। और मुझे लगता है बहुत से एनालिस्ट इसको उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। और इसका एक लिंक है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के साथ, क्योंकि अब हमारे पास मेरी नज़र में 2 ईवल्स हैं, एक अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म, दूसरा मिलिट्री का जो हमारा यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल रहा है वो। और आपस में ये किस तरह बैलेंस होंगे? क्या आपको मिलिट्री को, इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मजबूत करना होगा कि वो पॉपुलिज्म को डिफीट कर सके? ये हमने देखना है। मेरी नज़र में, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। ये जो म्यूटनी और इस तरह के फजूल केसेस ये हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट बना रही है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। मेरी नज़र में वो आपका जो दूसरा ईवल है, वो मिलिट्री या इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है, उसको अगर फीड कर रहा है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी के हक़ में नहीं है, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं करता। तो अब भी एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमें दी है। 2 ईवल्स मेरी नज़र। जो आपने डिस्ट्रप्शन की बात की ना कि अप्रैल में हमें डिस्ट्रप्शन नजर आई, मेरे तो ख्याल में कि जो असल डिस्ट्रप्शन थी वो पोस्ट पैनमा जो एक
पेव की गई इमरान खान साहब को फैसिलिटेट जिस तरीके से किया गया, उसके अंदर कोर्ट्स का किरदार हो, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो, उसके अंदर जिस तरीके से मीडिया पर दबाव था, वो जो 2018 के इलेक्शंस थे ना, वो असल डिस्ट्रप्शन थी। बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी, सोसाइटी, मीडिया, ये सब कुछ हिला कर रखा। तो फिर आप उससे पीछे 2014 में चले जाएं। हाँ, लेकिन 2014 में फिर भी यानी कि हुकूमत तो थी ना दूसरी। नहीं, वो तो बंदे कम थे। नहीं सॉरी, मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं तारीख में नहीं कह रही कि पाकिस्तान में वाहिद हाँ, डिस्ट्रप्शन of हुई, course, मैं कह रही हूँ पिछले, जैसे हमारे पास क्लियर था 2014 ऑनवर्ड्स, मेरा ख्याल है ख़ास तौर पे 2017-18 में, कि ख़ास तौर पे प्रोग्रेसिव जो डेमोक्रेटिक लोग हैं पाकिस्तान में, जो जमहूरियत चाहते हैं, उन्होंने किसको सपोर्ट करना है। अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप दो ईवल्स हैं, अगर आप एक को हराने के लिए दूसरे को स्ट्रेंथन करते हो, सो पीपल आर कंफ्यूज जेन्युइनली। और एनालिटिकली मेरे लिए दिलचस्प टाइम है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने ये हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ खोल दी हैं कि आप किस फ्रेमवर्क से जज करेंगे पॉलिटिक्स को। मैं पर्सनली इस तरह नहीं देखती कि नून को फ़ायदा हो रहा है, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, पीटीआई को। मैं देखती हूँ ओवरऑल आपकी इंस्टीट्यूशंस को, आपकी जमहूरियत को, उसको, लोगों को, इवेंचुअली आइन को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, उसको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, एंड दैट टू इज़ अप इन द एयर। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने पॉइंट आउट की है कि हमें ये नहीं पता कि अगले इलेक्शन में क्या होगा, हमें नहीं पता अगले साल क्या होगा, लेकिन ये जो एक थीम है ऑफ डिसरप्शन, ये मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। कि और ये हमने देखा है कि पीटीआई अक्सर पिछले इलेक्शन में भी एक डिसरप्टिव फोर्स रही है, और डिसरप्टिव फोर्स का मतलब ये है कि वो इलेक्शन के नताइज नहीं मानते, और जब वो नहीं मानते तो वो पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो हमने देखा है अक्सर वो इसी तरह कहती हैं हम भी नहीं मानते, रिगिंग हुई है वो, लेकिन वो पार्लियामेंट में आके बैठ जाते हैं। पीटीआई की एक हमने देखी एक किस्म की जो हिस्ट्री रही है वो यही रही है, और अगले इलेक्शन के अगर वो नताइज नहीं मानते तो क्या वो पार्लियामेंट में आके बैठेंगे, क्या वो इलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे, क्या वो इलेक्शन के नताइज नहीं मानेंगे, क्या वो फिर से लॉन्ग मार्च में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये थीम शायद हम देखें दोबारा। एक चीज़ मेरे ख्याल में जो कांस्टेंट होगी है ना इन सारी, ये 2014 के बाद 2014 मेंशन किया है कि अब हर जमात जो हुकूमत में नहीं होगी ना, वो ये लॉन्ग मार्च या धरना या इस तरह की जो चीज़ है जो हर दफ़ा नहीं होती थी, इतनी रेगुलर नहीं होती थी, वो एक रेगुलर इवेंट अब बन जाएगा। ये हमने इवन इमरान खान साहब के आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान का भी देखा, उसके बाद फिर पीडीएम की भी हुई और वो सारा कुछ। तो ये भी एक कांस्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो एक डर है वो ये है कि हुकूमतें शायद जब भी अगले इलेक्शन होंगे, क्या उसके बाद, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जब मुशर्रफ के टाइम के बाद जब 2008 के इलेक्शन हुए तो हमने देखा कि 10 साल एटलीस्ट दो हुकूमतों ने अपने 5-5 साल पूरे किए। इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक ये भी चीज़ होगी कि अब जो अगली हुकूमत आएगी क्या वो इतनी स्टेबल होगी। फ़र्ज़ करें अगर पीटीआई जीतती है और वो एक पॉपुलैरिटी की बेस के ऊपर, तो उनके जो ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ कितनी देर तक वो रह सके, क्या वो अपने 5 साल मुकम्मल कर सकेंगे कि नहीं। इस तरह भी 2018 के इलेक्शन में हालांकि सेम पेज था, 1 पेज 10 ईयर प्लान था। हाँ 10 ईयर प्लान था, लेकिन 3.5 साल बल्कि खैर 2.5 साल में मसाइल हो गए। और एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था वो गिलानी साहब और हफीज शेख वाली सीट से हुआ था, स्टार्ट उससे हुआ था। लेकिन ये तो हर हुकूमत के साथ नहीं होता कि आपकी जो आपकी हुकूमत या अपनी मुद्दत अपनी पूरी कर सकेंगे, डिपेंड करता है कि आपकी मिलिट्री जब थी 2014 में जब ये धरना तो था ही है ना, ये लगा ही ऐसे था कि हुकूमत पता नहीं सर्वाइव करेगी नहीं करेगी। इवन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी रोज टाइमलाइन दी जाती थी कि 10 दिन 100 आखिर में आप पैक्ट वाले आ भी गए थे। हाँ बिल्कुल, तो ये वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये अब एक रियल एक थ्रेट भी है कि क्या कोई भी हुकूमत जो होगी, क्योंकि अगर पीडीएम या इस तरह की जमात किसी की आती है वो इतनी तो सीटें शायद ना लेकर आए और उनको कोलिशन बनानी पड़े, तो कोलिशन में तो आपको होता है बहुत सारी चीज़ें भी होती है एक दूसरे को देनी पड़ती है। जैसे इस वक्त देखे कितने ऐसे पीएम बन गए, कितनी क्या दुनिया की सबसे बड़ी कैबिनेट हमारी है, बहुत बड़ी कैबिनेट है। तो ये भी बहुत सबसे गरीब मुल्क की सबसे बड़ी कैबिनेट। तो इसलिए क्या हुकूमतें अपना टाइम पूरा करेंगी कि नहीं, एक ये भी नहीं करेंगी, मेरा ख्याल है नहीं करेंगी। और मेरा ख्याल है कि हमें नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये एक आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि देखिए बड़ी क्लियर सी बात है। एक तो पहली बात ये कि हमें ये भी दिमाग में रखना चाहिए, और प्लीज़ इसके बाद बुरा ना मनाइएगा ये जो बात करने लगे, लेकिन ये भी रखना चाहिए कि डिसरप्शन खाली सिविलियन साइड पे नहीं हुई, डिसरप्टिव फोर्स एक दूसरी साइड पे भी एक आई है, और उसने भी थोड़ा ज़रा हिला के उनको रख दिया
कि आपके अंदर से भी ऐसी चीज निकल सकती है। और वहाँ इसमें कोर्ट्स की डिसरप्शन भी तो है ना एक रीमा, कुछ ना कुछ तो इस पे हमें मेरा ख्याल है एक और पूरा सेगमेंट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त खास तौर पे क्या हो रहा है। ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे उसके बाद से एक विनेयर या एक फसाड होता था यूनानिमिटी का सुप्रीम कोर्ट में, अब वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुका है, पब्लिक में आ गई है आपकी सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो डिविजन्स हैं। exactly. आपकी सुप्रीम कोर्ट 70% पे फंक्शन कर रही है इस वक्त, और आप देखिए उनके पास पेंडिंग केसेस कितने हैं। लेकिन जुडिशल कमीशन जो है उसकी मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, नए जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे सुप्रीम कोर्ट में। ये एक बहुत बड़ा इशू है पूरे रूल ऑफ लॉ के लिए। लोग हैं, लिटिगेंट्स हैं, वो तरस रहे हैं कि उनके केसेस सुने जाएं। आपकी सुप्रीम कोर्ट 70% पे फंक्शन कर रही है, कुछ लोगों की शायद ईगोज़ की वजह से। तो बहुत कुछ बदला है 6 महीने में, और एनालिटिकली मैं कहूँ मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, दिलचस्प टाइम्स हैं, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि तारीख इस साल को, इस पीरियड को किस तरह याद करेगी। क्योंकि कभी कभी इन द मोमेंट इतना कुछ हो रहा होता है हर रोज़, आप वो लार्जर पिक्चर या वो मैक्रो पिक्चर भूल जाते हैं, वो आपको विद टाइम ही नज़र आता है। बट ये तो मेरा ख्याल है हम कह सकते हैं कि ये बहुत दिलचस्प टाइम्स होंगे, और एनालिटिकली बहुत से सवालात। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 5 महीने ने ये साबित भी किया है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो बयानिया होता है वो चल जाता है? अच्छा, मेरा ख्याल है नहीं, इसमें मेरा ख्याल है इसमें दो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। पंजाब में कोई खास अभी इस वक्त तो बहुत चल रहा है, लेकिन इसमें ये बड़ा ये है कि ये जिन साहब ने, इमरान खान साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाई, इनको बनाने वाली इस्टेब्लिशमेंट और बाकी सबको ज़ीरो करने वाली इस्टेब्लिशमेंट। हमेशा से हमारी इस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार ये रहा था कि कुछ अंडे टोकरी में भी रहने दो, जब ये अंडा गंदा निकलेगा तो फिर वहाँ से नया अंडा उठा के ले आएंगे। इस दफ़ा उन्होंने टोकरी खाली कर दी, मतलब ख़त्म ही होगी ना, टोकरी बची ही कोई नहीं। सो आई थिंक कि ये जो बयानियाँ है ये उस रेपुटेशन के ऊपर बनाए जो इस्टेब्लिशमेंट की देन थी, और ये देन वापस इस्टेब्लिशमेंट ले सकती है, थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि इन द पास्ट 10 years और सो हमें लगता है कि इनसे कि ये 2 गवर्नमेंट्स पूरी हो गई तो डेमोक्रेसी थोड़ी स्ट्रांग हुई, बिल्कुल हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई। वो इसलिए कि वो थोड़ी सी भी मात लेते हैं तो वो एक स्टेप पीछे हो जाते हैं, उसके बाद वो 2 स्टेप्स आगे निकल जाते हैं। आपके ख्याल से द हाउस ऑलवेज विंस? द हाउस विल ऑलवेज विन, द एम्पायर ऑलवेज विंस। इट्स एन एम्पायर, यू आर नॉट फाइटिंग अ पर्सन। अच्छा, आई डोंट एग्री विद दिस। इस पे हम मेरा ख्याल है मजीद डिस्कस करेंगे। मेरी एक छोटी सी, शायद आपको पेडांटिक लगे ये बात, मैं इमरान खान साहब के बयानिए को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं, हाँ ये मैं भी ये कहती हूँ, वो एंटी 1% बयानिया या एंटी 5% है, थोड़ी कंफ्यूजन। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का एक मतलब है, हमारी तारीख में जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया लेके सियासी लीडर्स, पार्टीज चली हैं, वो फौज को सियासत से अलहदा करने की बात करती हैं, उनके आईनी रोल तक रिस्ट्रिक्ट करने की बात करती हैं। बाद में वो उस पर चाहे यू टर्न ले लें या ना लें, लेकिन बयानिया तो एटलीस्ट वाज़ेह होता है। इमरान खान साहब का और पीटीआई का बयानिया जो है वो, मैं उसको आप जब एक एस्टैब्लिशमेंट के बहुत पावरफुल कैरेक्टर को अटैक कर रहे होते हैं तो वो अटैक कर रहे होते हैं किस लिए? कि आप वापस हमारे साथ आए, तो मेरा ख्याल है इसको कोई और नाम दे देते हैं, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंटिज्म टेरियनिज्म। रीमा के साथ एग्री करती हूँ कि देखिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जब पीडीएम ने भी जो एक बात वोट को इज्जत दो या वो यही थी कि आपने फैसिलिटेट, जो मैंने पहले बात की कि आपने फैसिलिटेट किया कि इमरान खान आए, जिस तरीके से आरटीएस भी बैठा, बाकी भी हर चीज़ इस तरह मैनेज हुई, तो वो तो ये कहते थे कि आप मत करें, लेट द पीपल डिसाइड, और आप अपने आप को आईनी किरदार तक रखें और सियासत में मुदाखलत ना करें। अच्छा, ये उल्टा कह रहे हैं हाँ, क्योंकि आप न्यूट्रल जानवर, इसलिए आप न्यूट्रल ना रहें, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब है कि आप इनका साथ दे रहे हैं, आप इनका साथ, इस हुकूमत को निकालें, इसमें मेरी मदद करें और आप जो है मुझे वापस ले आए। तो वो तो एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत करो, तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। वो लेकिन उनके पीछे लग के ना अवाम जो है ना वो ये इतनी फाइन डिस्टिंक्शन नहीं कर रही। अवाम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुई भी है, अवाम ये फाइन डिस्टिंक्शन नहीं करी कि हमारा लीडर इस वक्त एक बंदे के खिलाफ है, या एक्चुअली जो सच है कि एक बंदे के प्रो है, ठीक है, दैट इज द ट्रूथ ऑफ इट। अगर इमरान खान साहब कर दो और बैन कर दो और वो ज़मीन साथ देखो, इज नॉट रियली इवन अगेंस्ट वन पर्सन, ही वांट्स अनदर पर्सन ना। आप अपने वोटर्स को जो मेन पॉइंट जो इमरान खान साहब जो बेच रहे हैं वो यही है ना कि मेरी हुकूमत को गिराया गया,
साजिश बाहर से हुई जो भी, लेकिन अंदर जो लोग थे, जो कैरेक्टर्स थे, वो मिले हुए थे उन्होंने। और ये जो है ये मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में बिकता है, क्योंकि हमारी एक तारीख रही है हुकूमतें गिराने की, हुकूमतें हटाने की, और मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे यही पॉइंट वो इलेक्शन में ले। मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो इसको इस तरह देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं, अगर इमरान खान साहब कल कहते हैं कि मैंने किसी एक शख्स को एक्सटेंशन देनी है, ये वो शख्स उनके हीरो भी बन जाएंगे। सो ये कोई मेरी नज़र में एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बट येस कभी कभी ये हो सकता है कि आपका बयानिया शायद एंटी इस्टेब्लिशमेंट ना हो, आप कुछ और आपके मकासद हो, लेकिन लोग उसको रिसीव किस तरह करते हैं वो फ़र्क हो, उसमें एक ऑफ कोर्स डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। एक आखिरी पॉइंट, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल जो है वो ओवरनाइट या एक साल में या एक हुकूमत ख़त्म कर सकती है। ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। इस पे बहुत एकेडमिक लिटरेचर भी है कि हाइब्रिड निज़ाम आपका हमेशा रहेगा, लेकिन वो हाइब्रिड किस एक्सटेंट तक है उसमें तब्दीली आई है। तो मेरा उस तरह की ग्लूमी पिक्चर नहीं है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट सब शॉट्स कॉल करती है। मैं पॉलिटिकल हमारी जो जमातें हैं, सियासी जमातें, उनको थोड़ा सा क्रेडिट दूंगी, उनको रूम भी दूंगी कि वो एक बहुत मेसी सिचुएशन में अपने कार्ड्स खेलते हैं। और आई थिंक इट्स टू सून टू से कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या इस्टेब्लिशमेंट या ये हाइब्रिड निज़ाम ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है या कमज़ोर हुआ है, वक्त बताएगा। मैं एक अच्छे नोट पर एंड कर सकती हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से एक जो बहुत अच्छी इंडिकेशन है जो हमने देखी है, एक इंडिकेटर पिछले 5 महीने में, वो ये कि हम देख रहे हैं कि जो टर्नआउट है इलेक्शन में, अभी जितने भी बाई इलेक्शंस हुए वो काफ़ी हाई है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इंडिकेटर है सिवाय कराची वाले के, क्योंकि लोग जो है वो आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अक्सर हमारे मुल्क में क्योंकि एक तासुर रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट कम रहा है। तो हो सकता है कि ये एक अच्छा इंडिकेटर हो और अगले इलेक्शन में भी हमें देखने में मिले। अच्छा, रीमा ने वैसे इंटरेस्टिंग टाइम्स की बात की थी, वो जो उसको लोग मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, मुझे लगता है कि वही चल रहा है इधर कि वी डोंट नो वेदर इट्स अ कर्स और इट्स अ ब्लेसिंग। तो आई फाइंड डिसरप्शन टू बी गुड, सो आई विल, या मैं थोड़ी टिल्ट कर रही हूँ। Well, you think the disruption will bring about a balance or some better? कि मेरा ख्याल है जब 10 साल के आप प्लान्स बनाते हो वो डिफीट होते हैं, एक मेरी नज़र में इट्स अ विक्ट्री। मेरी नज़र में ये है कि आई ऑल्सो थिंक दैट इज़ अ विक्ट्री के 10 साल का प्लान था और वो फ्लॉप हो गया। लेकिन उसमें ये भी है कि इकोनॉमिकली जो इतना खस्ता मुल्क हो उसमें कोई 10 साल का छोड़े, आप 10 महीने का भी प्लान नहीं बना सकते और इकोनॉमिक हालात हमारे बहुत बुरे हैं। एक और चीज़ ये है कि हैकर साहब जो है वो हमारे इस पूरे नैरेटिव में, हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव में एक नया कैरेक्टर आए हैं हैकर साहब। हमने बहुत सुना है हैकर है भी या नहीं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अच्छा, एंड आई थिंक could be very wrong, but I think हैकर जो है और या जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी हुआ है, इससे बुत थोड़े गिर जाएंगे, थोड़ी सी अकिलीज हील, वो आपने सुना होगा वो अकिलीज का, वो तो वहाँ पे ठेस लग जाएगी। झूठ जो होता है वो अपने वजन तले गिरता है और लोग कहते हैं ना सच जो है वो बिल्कुल, सच में बड़ी ताकत होती है, लेकिन झूठ को मारने की ताकत उसमें, झूठ अपने बोझ तले गिरता है वो, और ये झूठ जो बोले गए थे ये अपने बोझ तले गिरेंगे। तो नेक्स्ट वीक मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, मुझे भूल गया सब कहना 6 महीने में, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मंडे को 7 बजे इंतज़ार कीजिएगा, हम फिर नई एपिसोड लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का।